दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन है प्लेटो, हाब्स, बेंथम या बर्क। तो सही उत्तर हाब्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, हाब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हाब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है, यानी किसका सुमेलन सही नहीं है? राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की, ये सही है। राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, सही है। अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, ये सही नहीं है। सर्वसत्तावादी हेगल और बेरी हार्डी सही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन सी जो है ये आपका सही सुमेलन नहीं है। राज्य की बहुलवादी धारणा लास्की और मैकाइवर इससे संबंधित हैं। राज्य की शक्ति धारणा से मैकियावेली और सर्वसत्तावादी से हेगल और बेरी हार्डी संबंधित हैं। और आप जान लीजिए, मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवादी विचारक है और बेंथम उपयोगितावादी हैं। अराजकतावादी विचारकों में प्रूधा और गाडविन हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है डेविडसन, बेंथम, सेबाइन या बेपर। तो सही उत्तर बेंथम हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं और उपयोगिता के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? पहला कथन है, राज्य अमूर्त और सरकार मूर्त है, बिल्कुल सही है। समाज राज्य से व्यापक है, सही है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है, सही है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ये आपका सही कथन नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक हो सकती है। नागरिकता की संकल्पना राज्य से जुड़ी है, जो कि वैश्विक स्तर पर किसी राज्य में रहने वालों की पहचान का आधार है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है और राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, और समाज जो है वो राज्य से अधिक व्यापक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ये कथन सही नहीं, क्योंकि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण और क्रियान्वयन करता है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है डायसी। याद रखिएगा, डायसी ने राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण और क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। अगला प्रश्न एक परिभाषा है कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर अरस्तु का है, ऑप्शन डी। दोस्तों, अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वह सबके ऊपर है और अन्य सब इसके अंग में लिपटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन राज्य उन सब से आगे है। ये मनुष्य के जीवन को सद्गुणी बनाता है और मानव के शुभ यानी अच्छी इच्छाओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति राज्य के माध्यम से ही की जा सकती है और इन्हें तृप्त करने का अन्य समुदायों की अपेक्षा में राज्य में अधिकतम क्षेत्र है। तो निश्चय ही राज्य सर्वोच्च और सर्वोत्तम संस्था है।
अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? आपको बताना है। ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास या धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो सही उत्तर राष्ट्रीय चेतना का विकास। दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता या नेशनलिटी किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एकाकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी होती है, और राष्ट्र हित की भावना के आगे व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है, और यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्बर्ट स्पेंसर, मिल्टन फ्रीडमैन, मार्क्स या बेंथम। तो सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन ए। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर की सावयवी अवधारणा उसकी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स और उसके निबंध ऑर्गेनिज्म में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। प्लेटो और अरस्तू आदि विद्वानों की तरह वह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं एक जीव मानता है। उसके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है और उसका अंत भी होता है। जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं का निर्माण और क्षय होता है, उसी तरह समाज की स्थिति है। समाज की कोशिका यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो साथ साथ नई कोशिकाओं यानी व्यक्तियों का जन्म भी होता रहता है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार और उसकी वैधानिकता है? ऑप्शन है हीगल, बेबर, ब्लंटशली या हरमन फाइनर। तो सही उत्तर बेबर हैं। दोस्तों, राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में सबसे पहले मैकियावेली ने दी थी। 20वीं सदी के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर, जिनका समयकाल 1864 से 1920 है, इन्होंने राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल दिया और ये कहा कि राज्य ऐसा समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। देखिए, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक और आवश्यक संस्था है, राज्य एक अनावश्यक संस्था है, या राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य स्वाभाविक और आवश्यक संस्था है। अन्य जो कथन है वो किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित हैं, लेकिन जो सही कथन है कि राज्य स्वाभाविक और आवश्यक संस्था है। अरस्तु, प्लेटो आदि विद्वान राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं, और राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत में राज्य को स्वाभाविक और विकास का परिणाम बताया गया है। परिवार और समाज की तरह राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत यानी डाकुओं के झुंड और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। ये कथन किसका है? ऑप्शन है फ्रेडरिक एंजल्स, रॉबर्ट मैकाइवर, एच.जे. लास्की या मैक्स वेबर। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट मैकाइवर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मैकाइवर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को एक तत्व अवश्य मानते हैं, परंतु उसकी भूमिका को गौण स्थान देते हैं। मैकाइवर का कहना है कि ये समझना बहुत बड़ी गलती है कि जिस किसी असभ्य जाति में हमें कोई सरदार दिखाई पड़े वहीं हम राज्य की स्थिति मान लें। हम ये नहीं बता सकते कि राज्य का कब और कहाँ आरंभ हुआ। नेतृत्व और अधीनता की विश्वव्यापी प्रवृत्ति में ये अंतर्निहित है, परंतु जब सत्ता शासन का रूप धारण कर लेती है और रीति रिवाज कानून की शक्ल ग्रहण कर लेते हैं तो राज्य उत्पन्न हो जाता है। मैकाइवर का कहना है कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या मार्क्सवादी। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है, और दैवीय सिद्धांत जो है ये मानता है कि राज्य एक दैवी कृति है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है।
राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यूरोपीय और भारतीय दोनों परंपराओं में राज्य की दैवी शक्ति का सिद्धांत मिलता है। यूरोपीय परंपरा में ये सिद्धांत राजतंत्र के युग में विकसित हुआ, जबकि भारतीय परंपरा के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पर हाब्स, लाक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू दिखाया गया है। तो इसमें आप जान लीजिए कि इसमें राजनीतिक दार्शनिकों का जो ऐतिहासिक क्रम है, हाब्स इनका जन्म जो है 1588 में, लॉक 1632 में, मॉन्टेस्क्यू 1689 और रूसो 1712। तो ये जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए हाब्स, लाक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का जो सही क्रम है वो इसी प्रकार से है। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली थी? ऑप्शन है हाब्स, लाक, रूसो या जे.एस. मिल। तो सही उत्तर हाब्स, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, थॉमस हाब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। तत्कालीन समय में हाब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करते हुए पारलौकिकवाद से मुक्त किया था और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण और राज्य शक्ति के संदर्भ में हाब्स ने उक्त सभी तत्वों के आधार पर इसकी व्याख्या की है। एक प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, परिभाषा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए ये सीले का कथन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है और राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन। और राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले उसके आगे कहते हैं कि राजनीति उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता और इतिहास कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसका विच्छेद हो जाता है। तो याद रखिएगा, इतिहास के बिना, राजनीति के बिना जो है इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल, ये सीले का कथन है। यही जो कथन है एक बार पुनः प्रश्न में पूछा गया है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। ये कथन किसका है? तो ये सीले का कथन है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन है हेनरी मैन, ट्रीटस्के, ओपेनहाइमर या दुर्खीम। तो सही उत्तर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी मैन के द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ 1861 में माना कि समाजों की उत्पत्ति परिस्थिति से संविदा यानी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट में हुई है, यानी प्रारंभिक समाजों में मनुष्यों के सामाजिक संबंध परिस्थिति या स्थिर स्थिति से निर्धारित होते थे। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों में एकता का प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था, जो राज्य के विकास में प्रमुख सहायक तत्व है। बेजहाट राज्य के विकास को डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं। वे विभिन्न समाजों के विकास में संघर्ष और नवप्रवर्तन को जरूरी मानते हैं। बेजहाट ने चर्चा की प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट ऑफ डिस्कशन को समाज की प्रगतिशीलता के लिए आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो सही उत्तर ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि ये सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती हैं जो राज्य के अधीन होती हैं। उनका अस्तित्व राज्य के कारण होता है और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है, इसलिए राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के बारे में क्या सही है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है।
सही है। लाक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। सही है। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है। उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप देखिए तो लाक का समझौता एक ऐतिहासिक तथ्य है, जबकि रूसो का एक दार्शनिक विचार। लाक का मानना है कि लोगों ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य बनाने का समझौता किया था और इस प्रक्रिया में वे अपने किसी अधिकार का समर्पण नहीं करते। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जब अशांति उत्पन्न हो जाती है तो लोग इससे छुटकारा पाने के लिए एक समझौते के द्वारा सामान्य इच्छा को अपनी सारी शक्ति सौंप देते हैं और उसी के माध्यम से फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता समाज और राज्य के बीच होता है, जिसके अंतर्गत राज्य लोगों की संपत्ति की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है और रूसो ने लोगों की वास्तविक इच्छा से बनी सामान्य इच्छा। दोस्तों आप जान लीजिए कि रूसो ने जो है देखिए आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूसो ने लोगों की वास्तविक इच्छा से बनी सामान्य इच्छा के आधार पर राज्य की रचना की बात की है, जो अपने स्वरूप में इतना उच्चतम है कि वो सर्वहित में कार्य करता था तथा जिसके विरुद्ध लोगों को उसके कानूनों की अवहेलना का अधिकार नहीं है। लॉक का संप्रभु मर्यादित, सीमित और संवैधानिक होता है, जबकि रूसो का असीमित, अविभाज्य और अमर्यादित। हाब्स कानूनी, लॉक राजनीतिक और रूसो लौकिक संप्रभुता की चर्चा करते हैं। इसलिए रूसो अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत लॉक की भांति आरंभ करता है, लेकिन इसका अंत हाब्स के लेवियाथन, जिसका सिर कटा हुआ है, पर समाप्त करता है। अगला प्रश्न है, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें कौन कदाचित महानतम है। तो सही उत्तर सेबाइन का ये कथन हाब्स के बारे में है। सेबाइन का हाब्स से प्रभावित होने का प्रमुख कारण उसकी पद्धति थी, जिसके आधार पर उसने अपने विचारों का ढांचा खड़ा किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। दोस्तों हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, निंदनीय, पाशविक, निरंतर संघर्षशील और अल्पकालिक होता था। इस प्रकार राज्य की अनुपस्थिति में अराजकता की अवस्था थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हाब्स के बारे में आप जान लीजिए कि हाब्स बुद्धिवादी है। इसका मानना है कि मृत्यु के भय और पाशविक प्रतियोगिता के कारण प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने आपस में समझौता किया है और कहा है कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूं, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। परिणाम स्वरूप जन समुदाय आपस में संयुक्त होकर एक कॉमनवेल्थ या लैटिन में सिविटास का रूप धारण कर लिया। इस तरह हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाब्स के द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ डी सीवे, डी कार्पोरे, लेवायथन और एलिमेंट ऑफ लॉ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन है कि 1655 की हिंसक क्रांति, 1642 का गृह युद्ध, 1650 की स्वर्णिम क्रांति या 1688 की स्वर्णिम क्रांति। तो सही उत्तर है लॉक के विचारों को प्रेरणा 1688 की स्वर्णिम क्रांति से मिली थी। दोस्तों 1688 का जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या गौरवपूर्ण क्रांति थी, वहाँ से लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। लॉक ने इसका समर्थन किया, जिसके कारण इसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। लॉक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट और लॉक ने अपने विचारों के लिए द लॉ ऑफ एक्सीलेंशियल पॉलिटी के लेखक रिचार्ड हुकर के ऋणी थे। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति ये है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है और यह जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है, ये किसने कहा है। ऑप्शन है बोसांके, हेनरी मैन, MP फोलेट या हॉबहाउस।
तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, हाफ हाउस। दोस्तों याद रखिए, रूसो की सामान्य इच्छा को अस्पष्ट और अव्यवहारिक बताते हुए एलटी हाफ हाउस ने टिप्पणी की है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति ये है कि जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है, और जहाँ तक इच्छा है ये सामान्य नहीं है। अर्थात यह या तो सामान्य है या इच्छा, ये दोनों नहीं हो सकती। वाहन ने भी रूसो पर अधिनायकवाद के पोषण का आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसो ने अपनी समष्टिवादी विचारधारा से व्यक्ति को शून्य बना दिया है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है किसका? तो सही उत्तर सामाजिक समझौता सिद्धांत का। दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का भाग है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हाब्स, लॉक और रूसो हैं। इनके अनुसार राज्य लोगों के द्वारा किए गए समझौते या सामाजिक समझौते का परिणाम है। समझौता करने से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और प्राकृतिक अवस्था के दौरान लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के अधिकार शामिल हैं। हाब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को वरीयता दी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है हाब्स, लॉक, रूसो या जे.एस. मिल। तो सही उत्तर जे.एस. मिल। दोस्तों जे.एस. मिल एक उपयोगितावादी विचारक हैं। इनके अनुसार राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं बल्कि इसका उदय लोगों की उपयोगिता के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, राइट, वाहन या ग्रीन। तो सही उत्तर राइट। दोस्तों याद रखिएगा कि राइट जो हैं इन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। मार्क्स, वाहन और ग्रीन समझौता सिद्धांत के प्रखर आलोचक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवायथन, ऑन लिबर्टी या टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो सही उत्तर ऑन लिबर्टी। दोस्तों हाब्स, लॉक और रूसो संविदावादी विचारक हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 रूसो की, लेवायथन हाब्स की और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की रचना है। मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी विचारक था। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार। तो आप जान लीजिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत मानता है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है। याद रखिएगा, सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य के पहले एक प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी जिसमें मनुष्य प्रारंभ में शांतिपूर्ण जीवन जीता था, परंतु संपत्ति के विकास ने लोगों में लालच उत्पन्न कर दिया, जिससे चारों तरफ हिंसा, मारकाट, अशांति यानी मत्स्य न्याय की व्यवस्था कायम हो गई। इससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपसी समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है और सामाजिक समझौता सिद्धांत में ये कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हितों की पूर्ति के लिए किया है, और ये सिद्धांत उदारवाद और यंत्रीय सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। और इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में थॉमस हाब्स, जॉन लॉक और रूसो हैं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत ये मानता है दोस्तों कि राज्य एक मानवकृत या मानव निर्मित संस्था है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। ऑप्शन है राष्ट्रीयता, संविधानवाद, व्यक्तिवाद या समाजवाद। तो सही उत्तर व्यक्तिवाद। सामाजिक अनुबंध या समझौता का सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्यों ने किया है, इसलिए राज्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र है। यह सिद्धांत राज्य का साधन तथा व्यक्ति को साध्य मानता है। अगला प्रश्न है, कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? आपको बताना है। प्लेटो, बेंथम, हाब्स या बर्ग। तो सही उत्तर हाब्स हो जाएगा। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्यों को कोई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते थे, लेकिन तब भी एक प्राकृतिक कानून अवश्य विद्यमान रहता है और ये प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियम हैं। हाब्स इन आत्मरक्षा के नियमों के बारे में कहता है कि मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों पर उपकार करेंगे,
मनुष्य दूसरे मनुष्यों से किए गए समझौतों का पालन करेंगे। मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहें और प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापना होना चाहिए। हाब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति के राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न है, हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है, किस परिस्थिति में? ऑप्शन है आत्मरक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, शोषण को दूर करने के लिए या अन्याय को दूर करने के लिए। तो सही उत्तर आत्मरक्षा के लिए। हाब्स के अनुसार व्यक्ति राज्य की स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन यदि सरकार व्यक्ति के जीवन की रक्षा का कार्य नहीं कर सकती है तो इसकी आज्ञा का पालन का कोई तर्क नहीं रह जाता। लेवायथन के 30वें अध्याय में हाब्स ने प्रभु सत्ताधारी के कार्यों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार सत्ता का उद्देश्य लोगों के जीवन की सुरक्षा है। जीवन की सुरक्षा से अभिप्राय केवल ये नहीं कि आदमी की सांस चलती रहे, बल्कि इसमें ऐसी सब प्रकार की संतुष्टियां शामिल हैं जिन्हें कानूनी जीवन जीता हुआ मनुष्य अपने राज्य को हानि पहुंचाए बिना अपने श्रम से अपने लिए अर्जित करता है। और हाब्स इसके तरीकों का विस्तृत विवरण देता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? तो सही उत्तर ये कथन हाब्स का है। दोस्तों, हाब्स प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक था। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। हाब्स ने लिखा है, हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 प्रमुख कारण देखते हैं, प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि? तो सही उत्तर हो जाएगा, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों या प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो सके। दोस्तों, लॉक जो हैं इनका मानना है कि लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक समझौता सिद्धांत में अपनी बाधाओं से संबंधित कुछ अधिकार व्यक्तियों ने समाज को इसलिए अर्पित किए ताकि उसकी सामूहिक संतुलित बुद्धि से असुविधा सुविधा में बदल जाए। इस समझौता का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। अगला प्रश्न है, हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में लोगों ने लेवायथन को, ऑप्शन है केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए या केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा? तो सही उत्तर है, हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में लोगों ने लेवायथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवायथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हाब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहता है कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार और शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह इस व्यक्ति या समूह को समर्पित कर दो। इस तरह समझौते के परिणाम स्वरूप समुदाय संयुक्त होता है और राज्य का निर्माण होता है। हाब्स के अनुसार यही उस महान देवता लेवियाथन का जन्म होता है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता, ये कथन किसका है? ऑप्शन है हाब्स, लॉक, रूसो या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ये कथन रूसो का है। रूसो ने सामान्य इच्छा के विषय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऑप्शन देखिए, राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, यथा स्थिति का औचित्य स्थापित करना या क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर जो हो जाएगा राजनीतिक बाध्यता यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के आधार की व्याख्या करना। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का मुख्य रूप से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के आधार की व्याख्या करता है।
राजनीतिक बाध्यता का सामान्यतः अर्थ राजा के कानूनों का नैतिक रूप से पालन करने से लगाया जाता है। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक बाध्यता की व्याख्या करते हुए बताया कि ये व्यक्ति की स्वयं की कल्पना और सहमति है। रूसो ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति अपने स्वयं के सहमति प्रदान किए हुए राज्य के नियमों के पालन के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? मार्क्स, हाब्स, लॉक या लास्की? तो सही उत्तर आपका हाब्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, हाब्स के समझौते में जनता आपस में जो संविदा करती है उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। और हाब्स के समझौता करने वाले लोग एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने का अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इस सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूँ, लेकिन तुम भी वैसा ही करो। इस प्रकार जनता जो संविदा करती है उससे एक निरंकुश राजतंत्र का जन्म होता है जो पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न है, उसके ऊपर कोई शर्त या बंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है हाब्स, रूसो, लॉक या टी.एच. ग्रीन का? तो सही उत्तर जॉन लॉक का। दोस्तों, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। सभी मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति आदि के अधिकार उस समय प्रचलित थे। लॉक मनुष्य को एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी मानता है। उसके अनुसार मनुष्य मूल रूप से अच्छा, शांतिप्रिय, नैतिक और नियम पालक है और मानव स्वभाव प्रेम, दया, सहयोग और सहानुभूति आदि गुणों से युक्त होता है। अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता? ऑप्शन है स्पिनोजा, बर्नार्ड शॉ, बार्कर या फिर गार्डनर? तो सही उत्तर ये कथन स्पिनोजा का है। स्पिनोजा प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। उन्होंने हाब्स के प्राकृतिक दशा के मनुष्य के बारे में कहा है कि हाब्स की प्राकृतिक अवस्था का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो याद रखिएगा, सही उत्तर राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। ये मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। मार्क्स का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं हुई, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है और इसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों यानी पूंजीपति के हितों की रक्षा के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। इसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति व्यक्तियों का अधिकार बना रहता है। इसलिए मार्क्स राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? ऐतिहासिक, आर्थिक, दैवी या शक्ति? तो सही उत्तर ऐतिहासिक सिद्धांत। दोस्तों, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी यानी ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। ये अनेक तत्वों जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, धर्म और राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास मनुष्यों द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। यह कबीली चरण से राष्ट्रीय और वैश्वीकरण की तरफ अग्रसर है। और बर्गेस एक विचारक हैं, इनके अनुसार मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? ऑप्शन है दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत ये काल्पनिक नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत को काल्पनिक नहीं माना जाता। इसमें राज्य को अन्य संस्थाओं की तरह ही सतत विकास का परिणाम माना जाता है। आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य चरण स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति और नागरिकता हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को न दैवी संस्था मानता है, न ही बल प्रयोग द्वारा स्थापित, न ही लोगों के आपसी समझौते द्वारा स्थापित मानता है। और ये जो ऐतिहासिक सिद्धांत है ये राज्य को सतत विकास का परिणाम मानता है, जबकि दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत सभी का आधार एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है किसका?
ऑप्शन है सीमित राजतंत्र की अवधारणा का, निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का, कुलीन तंत्र की अवधारणा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में जॉन लॉक ने सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन किया है। और जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंध का विवेचन किया है उसमें नागरिकों द्वारा राज्य को केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन है जिससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। शेष अधिकार जो प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करता था उसके पास ही रहते हैं। इसलिए लॉक निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन न करते हुए सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है। निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन एक प्रकार से हाब्स के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है क्या करने के लिए? ऑप्शन है राजनीतिक निरंकुशवाद को न्याय संगत ठहराने के लिए, न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए, या राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए। तो सही उत्तर है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए किया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लॉक का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत दासता का पट्ट न होकर स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है। उसने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी है। ट्रस्ट का तात्पर्य है समझौते के अंतर्गत किए गए अनुबंध को मानना। यदि राज्य ट्रस्ट का उल्लंघन करता है तो नागरिकों को विरोध का अधिकार है। इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? ऑप्शन है दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो सही उत्तर हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सब की रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। और मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आप देखिए इनमें से जो विकल्प हैं यहाँ पर देखिए, राज्य का दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप देखिए कि ऐसे तो अगर जो देखा जाए तो सामान्य रूप से सभी विचारक इस बात पर सहमत हैं कि ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे अधिक प्रामाणिक और मान्य सिद्धांत है। लेकिन यहाँ विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत जैसे रक्त संबंध, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत आए। रक्त संबंध संगठन का मूल आधार है, ये परिवार और राज्य के विकास का मूल कारक रहा है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत ने राज्य की सर्वोच्चता तथा जनता में आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य को मानवकृत संस्था बताकर इसका उद्देश्य मानव सुरक्षा तथा कल्याण बताया। और राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक रूप से विकास का परिणाम बताया। इस प्रकार सभी सिद्धांत अपने सीमित रूप में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा का लेखक कौन था? तो सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना 1762 में फ्रांसीसी लेखक रूसो ने फ्रेंच भाषा में की थी। इस पुस्तक का एक दूसरा नाम जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट भी है। इस पुस्तक में रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है और इस पुस्तक की शुरुआत इस बात से हुई है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों के लिए हुई क्रांति में लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को आदर्श बर्बर या नोबेल सेवेज की संज्ञा किसने दी थी? तो सही उत्तर रूसो ने। दोस्तों रूसो का मानना है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था और वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है, आपको बताना है।
तो रूसो की सामान्य इच्छा जो है ये उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समाज का समुदाय हित हो, सामान्य हित हो। दोस्तों, रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसका लक्ष्य है समाज का हित अथवा कल्याण। ये एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है और अनेक व्यक्तियों की इच्छा का योग भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। थ्रेशिमेकस तो ये मानता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। बोंदा तो बोंदा का कहना है कि अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य। और टी.एच. ग्रीन का कहना है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और माओ त्से तुंग का कहना है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे 1 2 3 4 आपका सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा या संकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होती है, ये सबकी इच्छा है और यह सदैव सही होती है। तो रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में जो सही कथन नहीं है वो ये है कि यह सबकी इच्छा है, ये सही नहीं है। क्योंकि सामान्य इच्छा को रूसो वे सभी विशेषताएं देता है जो हाब्स के सिद्धांत के अंतर्गत प्रभुसत्ताधारी को दी गई है। लेकिन सामान्य इच्छा से जो है, सामान्य इच्छा का जो तात्पर्य है सामान्य संकल्प से भी है। इसका उद्देश्य समाज के सामान्य हित या जो सामान्य कल्याण है उसको सिद्ध करना है। सरकार सामान्य इच्छा द्वारा नियुक्त जनहित का साधन है। यहाँ ये स्पष्ट करना अनिवार्य है कि रूसो की सामान्य इच्छा एक नैतिक संकल्पना है, इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि ये बहुमत की अथवा संपूर्ण समाज की इच्छा हो। तो रूसो की सामान्य इच्छा सबकी इच्छा हो ये जरूरी नहीं, बल्कि केवल इसका अर्थ यही है कि ये समुदाय का हित करने वाली इच्छा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो उत्तर है रूसो ने। दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा जो है एक्चुअल विल और तात्विक इच्छा यानी रियल विल में अंतर करता है। तात्कालिक इच्छा को वो मानव को स्वार्थ से युक्त मानता है, जबकि तात्विक इच्छा को वो मानव के परमार्थ की इच्छा मानता है। वो कहता है कि एक्चुअल विल और रियल विल में मानव भेद करने में असमर्थ होता है, इसलिए वह अपने आप को सामान्य इच्छा के निर्देशन में छोड़ देता है। सामान्य इच्छा पूरे समुदाय की तात्विक इच्छा को व्यक्त करती है और भिन्न भिन्न व्यक्तियों की तात्कालिक इच्छा में कोई भिन्नता पाई जाती है, लेकिन तात्विक इच्छा जो है वो रियल विल के स्तर पर उन सबकी इच्छा जो है एकाकार हो जाती है और वही इच्छा सामान्य इच्छा या जनरल विल के रूप में व्यक्त होती है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वो अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। ये कथन किसका है। तो सही उत्तर ये कथन अरस्तु का है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य का वर्णन किया गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। उसके अनुसार राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव और राज्य हैं। मनुष्य सद जीवन की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर राज्य के अंतर्गत रहते हैं। उनका श्रम विभाजन उन्हें परस्पर आश्रित बना देता है और वे परस्पर सहयोग से समाज को चलाते हैं। यदि उनमें कोई मतभेद या संघर्ष पैदा होता है तो इसकी रोकथाम या निवारण करना राज्य का कृत्य है। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय क्या है। तो सही उत्तर है, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। दोस्तों, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का तात्पर्य ये है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो स्वतंत्र था, कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया। यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौट जाना चाहिए, यानी इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक चिंतन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। तो सही उत्तर थॉमस हॉब्स। दोस्तों, थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक और राजनीतिक विचारक था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को, क्योंकि वो जो समय था वो इंग्लैंड में गृह युद्ध का समय था। चारों ओर अराजकता और भय का वातावरण था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? ऑप्शन है रूसो, हाब्स, लाक या बेंथम। तो सही उत्तर रूसो है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक रूसो ने अपने पहले निबंध डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी 1755 में प्राकृतिक दशा का अत्यंत मोहक चित्रण किया है, जिसमें मनुष्य स्वार्थी, सरल, समानतापूर्ण तथा सुखमय जीवन बिताता था। रूसो के अनुसार सभ्यता के विकास के साथ समाज में विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। राज्य की उत्पत्ति संपत्ति की रक्षा के लिए होती है, जो विषमता को बढ़ावा देती है। इसी संदर्भ में रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित होता था। अगला प्रश्न है, किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया है? ऑप्शन है ग्रीन, बोसांके, कांट या हीगल। तो सही उत्तर है कांट। दोस्तों, इमैनुअल कांट रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है। वो केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हों। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो उत्तर है सर हेनरी मेन। दोस्तों, हेनरी मेन राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत के आलोचक थे। उन्होंने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की। ब्लंटशली ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को अत्यंत भयंकर और ग्रीन ने कपोल कल्पना और बुल्जे ने सरासर झूठ बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है नॉजिक, राल्स, ओकसाट या हन्ना आरेंट। तो सही उत्तर है जॉन राल्स। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जॉन राल्स का समयकाल 1921 से 2002 है। वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को नए रूप से प्रस्तुत करने वाले विचारक हैं। राल्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपने चिंतन में आगे मिलाकर विकसित करने का कार्य किया है और न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो उत्तर है रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के द्वारा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया है। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व हैं रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियाँ, धर्म, युद्ध, आर्थिक गतिविधियाँ और राजनीतिक चेतना। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक समझौता सिद्धांत के समर्थक मैकाइवर हैं। राज्य के दैवी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जेलेनिक, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, जेम्स प्रथम और सेंट एम्ब्रोज हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत इसके प्रवर्तकों में हाब्स, लाक और रूसो हैं और गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध और धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, गिलक्राइस्ट, जेम्स प्रथम या एच.जे. लास्की ने। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया गया है। जेम्स प्रथम के अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। इसलिए विविध धर्म ग्रंथों में भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, महाभारत, मनुस्मृति, इन सभी में इसका उल्लेख है। सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरी द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। जेलिनेक का कहना है कि दैवीय अधिकार सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय संस्था न होकर दैवीय है। ये जेलिनेक का कथन है। मध्य युग के आरंभ में ये धारणा थी कि सम्राट और चर्च के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके समर्थक सेंट ऑगस्टाइन और सेंट एम्ब्रोज थे।
लेकिन बाद में 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य राज्य और चर्च के मध्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हुआ। रॉबर्ट फिल्मर का कहना है कि राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है। लुई 14वां जो कि फ्रांस का शासक था, इसने कहा, मैं ही राज्य हूँ। अगला प्रश्न है, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? ऑप्शन है दैवीय, सामाजिक समझौता, विकासवादी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर दैवीय सिद्धांत ऑप्शन ए। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का विवेचन किया गया है। मनु के अनुसार जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था, सभी लोग दुखी अवस्था में थे, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राज्य के दैवी सिद्धांत में कितने देवता हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है 4, 3, 8 या 1 भी नहीं। तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि कौटिल्य को राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। मनु ने राजा को 8 देवताओं के अंशों से निर्मित माना है। कौटिल्य ने राज्य या राजा के निर्माण में दैवी भूमिका को नहीं माना, यानी कौटिल्य राज्य के सिद्धांत में एक भी देवता नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, क्योंकि कौटिल्य राज्य के दैवी सिद्धांत का समर्थन नहीं, बल्कि ये समझौतावादी विचारक के रूप में है। अगला प्रश्न है, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? आपको बताना है। 4, 7, 15 या 8। तो सही उत्तर 8। मनु के अनुसार राजा की रचना 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। राजा में सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि की शक्तियों और तत्वों का समावेश होता है। राजधर्म सिद्धांत मनु द्वारा दिया गया था, जिसमें राजा को राज्य के प्रति दैवी स्वरूप प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि दंड और पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है, देखिए, जेरमी बेंथम, J.S. मिल, हीगल या अरस्तु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा जेरमी बेंथम। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जेरमी बेंथम ने राज्य और सरकार का लक्ष्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख प्राप्त करना बताया है। बेंथम ने कहा है कि राज्य मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य राज्य के लिए। उसके अनुसार वही राज्य उत्तम हो सकता है जो अपने प्रजाजनों का अधिकतम हित चाहता है। दंड और पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख में वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, ये बेंथम का कथन है। अगला प्रश्न है, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, ये कथन किसका है? तो ये T.H. ग्रीन का कथन है। प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक T.H. ग्रीन ने कहा है कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ग्रीन के अनुसार राज्य का जन्म एक सामान्य हित की चेतना में होता है। सामान्य चेतना अधिकारों और कर्तव्यों को जन्म देती है और साथ में उनकी रक्षा करने वाली संस्थाओं को भी जन्म देती है। इसके साथ वह संप्रभु को भी जन्म देती है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता कि राजा लोग पृथ्वी पर इस जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। और तीसरा है, राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। और राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो कौन सा इसमें कथन जो है दैवी सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अन्य कथन कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिमाएं हैं, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा के प्रति विद्रोह की भावना ईश्वर के प्रति विद्रोह है, ये दैवी सिद्धांत के अंतर्गत सही हैं। लेकिन राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, ये दैवी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है। तो बिल्कुल सही है। कारण है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के सामान्य सहमत की भूमिका को निरस्त करता है। दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
दैवीय उत्पत्ति में राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है और वह उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका जनता की सामान्य सहमति से कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। ऑप्शन देखिए, धर्म को राजनीति से मिलाता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है, सामंती शासन की सर्वोच्चता में विश्वास करता है और लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो सही उत्तर राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है ये धर्म को राजनीति से मिलाता है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। इस सिद्धांत की धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति मिलती है। ईसाई, मुसलमान, हिंदू, यहूदी और विश्व के सभी धर्म के लोग इस मत को मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता का मूल दैवीय वरदान है। इस प्रकार की धार्मिक मान्यता ने राजा के पद को पवित्र बना दिया, जो एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि बन गया। वह सर्वशक्ति संपन्न हो गया और अपने जाने या अनजाने में किए गए सभी कृत्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी माना गया। ऐसा माना जाने लगा कि राजा के प्रति विद्रोह ईश्वर के प्रति विद्रोह है, जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। जेम्स प्रथम ने इसे और स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सही उत्तर विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य क्रमिक रूप से विकास का परिणाम है। इसके विकास में अनेक कारकों जैसे रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना ने योगदान दिया है। लेकिन राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राज्य के निर्माण के सभी तत्वों के तह में, जिनमें रक्त संबंध और धर्म शामिल हैं, राजनीतिक चेतना है जो सबसे मुख्य तत्व है। ब्लंटस्ली ने कहा है कि मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य निर्माण का कारण बनती है। अगला प्रश्न है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है E.M. व्हाइट, M.P. मोफाट, बिनिंग एंड बिनिंग या F.J. गाउल्ड। तो सही उत्तर ये कथन बिनिंग एंड बिनिंग का है। याद रखिएगा दोस्तों, नागरिक शास्त्र के शिक्षण के संबंध में ये विचार बिनिंग एंड बिनिंग का है। इनकी मान्यता है कि अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना नागरिक शास्त्र की शिक्षा का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है किसका? राज्य के स्वरूप का, राज्य के महान कार्यों का, राज्य की उत्पत्ति का, या इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों में महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत की स्पष्ट और व्यापक अभिव्यक्ति 17वीं सदी में इंग्लैंड के हाब्स और लॉक तथा 18वीं शताब्दी में फ्रांस के रूसों के विचारों में हुई। 17वीं और 18वीं शताब्दी की राजनीतिक विचारधारा में इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। लेखक का कहना है कि राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। रिचर्ड होकर का कहना है कि मनुष्यों की आदिम अवस्था अशांतिपूर्ण और संघर्षमय थी, इसलिए समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई। और ह्यूगो ग्रोसियस का कहना है कि राज्य एक समझौते का फल या परिणाम है। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय क्या है? तो सही उत्तर है राज्य के निर्माण की पूर्व अवस्थाएं, ऑप्शन बी। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्था से है। प्रोफेसर बिलोबी के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को उस मौलिक समझौते का परिणाम मानता है जो समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो राज्य की स्थापना से पहले किसी भी प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त थे। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है क्या?
तो सही उत्तर है सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना चाहता है। और एक तरह से ये देखा जाए तो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वर्णन करता है, तो ये राज्य की उत्पत्ति के उद्गम का, राज्य की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत ये वर्णन करता है, लेकिन ये मूलतः चाहता क्या है, तो ये मूलतः राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना चाहता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को व्याख्यायित करता है। इसका उद्देश्य समझौते के स्वरूप, सीमा और लक्ष्य को स्पष्ट करना है। इसमें यह देखा जाता है कि राज्य का व्यक्ति के प्रति या व्यक्ति का राज्य के प्रति दायित्व क्या है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है किससे? जेंक्स के नाम से, हेनरी मेन के नाम से, लास्की के नाम से या मॉर्गन के नाम से? तो सही उत्तर हेनरी मेन। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मेन से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य परिवार का बृहद रूप है और ऐसे परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता थी। हेनरी मेन के अनुसार पितृसत्तात्मक सिद्धांत वो सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण और छत्र छाया में एक साथ रहते हैं। इस सिद्धांत के कुछ आधारभूत तथ्य ये हैं कि पितृसत्तात्मक परिवार का आधार अस्थायी विवाह और गोत्र संबंध था। राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो प्रारंभिक परिवार के ही एक पूर्वज के वंशज थे, और परिवार प्रधान के व्यापक और असीमित अधिकार राजनीतिक सत्ता के मूल स्रोत थे। ये प्रधान मृत्यु के समय अपने सभी अधिकार अपने उत्तराधिकारी को देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम सही है। शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर सही है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैक्लेनान सही नहीं है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत जेंक्स सही है। दोस्तों, याद रखिएगा, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक जेंक्स हैं, जबकि जो देखिए राज्य की दैवी पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो हैं इसके समर्थक हेनरी मेन हैं, न कि मैक्लेनान। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन नहीं है। अगला प्रश्न है, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो सही उत्तर है राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। दोस्तों, विकासवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य जो है दैवीय उत्पत्ति या शक्ति सिद्धांत या पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक प्रक्रिया की उपज नहीं है, न तो ये दैवी संस्था है, न बल प्रयोग का परिणाम है, न ऐसा साधन है जिसे मनुष्यों ने सोच विचार कर और एक साथ मिलजुल कर बनाया है, बल्कि राज्य जो है ये मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का परिणाम है। इसलिए मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया है, उसने अपने सामाजिक जीवन को संगठित करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे संगठन के जो विविध रूप विकसित किए, उन्हीं में से राज्य अपने आप विकसित हुआ है। इस प्रकार विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य विकास की मंद प्रक्रिया या विकास की क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, यहाँ पर हाब्स की रचना है लेवियाथन। रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। रूसो की रचना है इमाइल और जॉन लॉक की सिविल सरकार पर ट्रीटीज। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है, आपको बताना है। ऑप्शन है स्विस कैंटनों का, पेरिस नगर का, यूनानी नगरों का या फ्रांसीसी नगरों का। तो सही उत्तर यूनानी नगरों का। राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य यूनानी नगरों के विषय में रोमन शासकों के द्वारा कहा गया था। नागरिक शास्त्र में जो आज का चैप्टर है, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये चैप्टर है, उसका आखिरी प्रश्न है कि ये किसने कहा है कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। ऑप्शन है रूसो, दांते, मार्क्स या लास्की। तो सही उत्तर है रूसो। दोस्तों, रूसो ने कहा है कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है।
तो ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के अंतर्गत इसमें हमने राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और विभिन्न कथनों तथा वाक्यांशों को उद्धृत किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।